नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा जो लाइव लेक्चर में मैंने कंसिडर किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से इस टॉपिक को समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सो यू ऑलरेडी न्यू अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई मैंने आप लोगों को समझाया था, और उसके पहले मैंने आप लोगों को ये भी समझाया है, देर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सप्लाई। डिमांड चैप्टर में भी यही था, सप्लाई में भी यही है कि दो फैक्टर्स है जो डिमांड को भी इफेक्ट करते थे, और दो फैक्टर्स है जो सप्लाई को भी इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्राइस एंड सेकेंड इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में और भी चार फैक्टर्स है, लेकिन देर आर मेनली टू फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सप्लाई। तो दोस्तों, कब हम बोलेंगे कि सप्लाई का एक्सपांसन हो रहा है और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कब हम ऐसा बोलेंगे कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो दोस्तों एकदम सिंपल है। जब प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होती है, जब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आता है, अगर प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है तो उसको हम एक्सपांसन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और जब प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। सो व्हेन सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और जब अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। सो व्हेन सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, वी कैन से दैट इट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। सो दोस्तों, एकदम आसान टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी कंसिडर किया है, लेकिन आपको समझाने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो दोस्तों, दोनों के डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब दोनों का मतलब क्या है। सो सबसे पहले देखते हैं एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। when factors affecting supply changes, supply will also going to change। जो फैक्टर्स सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, अगर वो चेंज होंगे तो सप्लाई चेंज होगी। प्राइस और अदर फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स अगर चेंज होंगे तो सप्लाई चेंज होगी। लेकिन यहां पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होती है। तो देखो दोस्तों क्या लिखा है, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड इफ सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एकदम सिंपल है, जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज होती है तो उसको हम एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। इट मीन्स व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड इफ सप्लाई इंक्रीजेस because of increase in price, because there is positive relationship between price and supply. If price increases, supply increases. If price decreases, supply decreases. तो यहाँ पर क्या लिखा है, it means when other factors remains constant and if supply increases because of increase in price, it is called expansion of supply, and if supply decreases because of decrease in price, it is called contraction of supply। प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है तो उसको हम एक्सपांशन ऑफ सप्लाई बोलेंगे, और प्राइस कम होने की वजह से जब सप्लाई कम होती है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलेंगे। तो ये था एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कब बोलेंगे। और इससे देखो दोस्तों, जब प्राइस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज होती है तो उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, व्हेन फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई चेंजेस, सप्लाई विल आल्सो गोइंग टू चेंज। सप्लाई को अफेक्ट करने वाले अगर फैक्टर्स चेंज होंगे तो सप्लाई चेंज होने वाली ही है। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड इफ सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। जब प्राइस कांस्टेंट रहती है और सप्लाई अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है तो उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। इट मीन्स व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड इफ सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चार फैक्टर्स है तो कोई भी चेंज हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट मीन्स व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड इफ सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन, इफ सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई, एंड इफ सप्लाई डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। अदर फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसको हम इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे, और अदर फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई कम होती है तो उसको हम डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। इसको डायग्राम में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक में प्राइस चेंज हो रहा होगा और एक में अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज हो रही होगी। तो देखो दोस्तों,
यहाँ पर जो नीचे वाला डायग्राम दिया गया है वो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वाला है, और ऊपर वाला जो डायग्राम दिया है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई वाला दिया गया है। सबसे पहले हम नीचे वाले डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और नोट्स। तो देखो दोस्तों, जब प्राइस 30 रुपीज़ है, हमें मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करना है अगर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन समझना है। तो प्राइस 30 रुपीज़ है तो सप्लाई कितनी है, 300 है। हम प्रोड्यूसर है, प्राइस 30 है तो हम 300 सप्लाई कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि प्राइस जो है वो बढ़कर 40 रुपीज़ हो गई तो हमारे लिए अच्छा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो हम सप्लाई भी ज़्यादा कर रहे हैं 400। और अगर मान लो प्राइस और बढ़कर 50 रुपीज़ हो गई तो हम सप्लाई और ज़्यादा कर रहे हैं, तो 500 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 30 रुपीज़ पे जो सप्लाई 300 थी, वहाँ से अगर प्राइस बढ़कर 50 रुपीज़ होती है तो वहाँ से आप देखो क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, 30 से लेकर 50 तक आओ, प्राइस भी बढ़ रही है और प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई भी बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है ब्रैकेट में, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। इसलिए देखो दोस्तों यहाँ पर स्मॉल वर्ड्स में लिखा है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। अब 30 और 300 है, अब अगर मान लो ऐसा ऊपर देखते हैं, 30 और 300 के ऊपर जाते, अब अगर मान लो ऐसा हुआ कि प्राइस कम हो गई तो हमें प्रॉफिट कम मिलेगा, तो हम सप्लाई भी कम कर देंगे। तो प्राइस 20 रुपीज़ होगी तो हम लोग सप्लाई कर देंगे 200। अब प्राइस 10 रुपीज़ हो जाएगी तो हम सप्लाई और कम करके 100 यूनिट्स कर देंगे, क्योंकि हमें कम प्रॉफिट मिल रहा है। तो 30 300 से आप ऊपर जाओगे तो क्या हो रहा है, प्राइस भी डिक्रीजेस, सप्लाई भी डिक्रीजेस, और इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई जैसा ही डायग्राम है, और डायग्राम में भी मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है एक्सपांशन कब हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है। मिडिल पॉइंट से जब राइट साइड जा रहा है वहाँ पर सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, तो वहाँ पर भी लिखा है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, और लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो वहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसको एक बार ड्रॉ करना आप घर पे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ऊपर वाला डायग्राम देखो दोस्तों, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई चेंज हो रही है। इसलिए देखो, आप देखो दोस्तों, प्राइस 30 है सप्लाई 100, प्राइस 30 है सप्लाई 200, प्राइस 30 है सप्लाई 300, प्राइस 30 है सप्लाई 400, और प्राइस 30 है सप्लाई 500। अब अगर मान लो 30 से 300 जब हमारी सप्लाई है, तब अगर मान लो कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नई टेक्नोलॉजी में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, 30 और 300 है, प्राइस 30 की 30 है, लेकिन हम लोग सप्लाई कितनी कर पा रहे हैं, 400, और प्राइस 30 की 30 है, हम लोग सप्लाई और ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सप्लाई कितनी हो गई, 500। अब दोस्तों प्राइस चेंज नहीं हो रही है, ये अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से बढ़ा है। इसलिए यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 30 300 से नीचे जब आ रही है सप्लाई बढ़ रही है, उसमें वहाँ पर लिखा है अदर फैक्टर चेंजेस सप्लाई इंक्रीजेस, और अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर मान लो कोई भी रीज़न की वजह से हमें अगर सप्लाई कम करनी पड़ी, हम पुरानी टेक्नोलॉजी से ही काम कर रहे हैं अभी तक, तो देखो ऊपर देखो दोस्तों, प्राइस 30 है लेकिन अब सप्लाई कम करके कर रहे हैं 200, और ऊपर देखो प्राइस 30 है, हम लोग सप्लाई कम करके कर रहे हैं 100। ये अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से सप्लाई कम हुई है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, अदर फैक्टर्स चेंजेस सप्लाई डिक्रीजेस, और बाहर क्या लिखा है, डिक्रीज इन सप्लाई। देखो दोस्तों, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में दोनों, जो प्राइस भी है और सप्लाई भी है, दोनों चेंज होते हैं, लेकिन जो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई है ना, उसमें सिर्फ सप्लाई ही चेंज होता है, प्राइस तो कांस्टेंट रहता है। इसलिए दोनों के डायग्राम में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। एक डायग्राम में, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन वाले डायग्राम में, आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड से राइट साइड अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप बना रहा है, और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें आप देखो दोस्तों, सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल है, यहाँ पर ये कहीं पर ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। तो दोस्तों एकदम सिंपल है, जब प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होती है तो उसको हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, और जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है तो उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। एक और टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, ये जो सारे लॉ बनते हैं, ये जो मार्शल ने लॉ बनाए हैं डिमांड के सप्लाई के, ये सब कुछ हमारे बिहेवियर के ऊपर से बनाए हैं। लॉ ऑफ डिमांड कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर से बनाए, लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर के बिहेवियर के ऊपर से बनाए, लेकिन इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस का मतलब है अपवाद। जैसे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है प्रैक्टिकली, हम भी जब प्राइस कम होती है तो हम डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, और जब प्राइस बढ़ती है तो हम लोग डिमांड कम कर देते हैं एज अ कस्टमर।
और एज अ प्रोड्यूसर मान लो हमारा कोई बिजनेस है, तो जब हमारी चीज़, हम जो चीज़ बेचते रहे उसकी प्राइस जब बढ़ती है तो हम लोग बाजार में ज़्यादा बेचने के लिए रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होगा, तो उस वक्त हम सप्लाई बढ़ा देंगे। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, बिकॉज वेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन क्या दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी है जो लॉ, जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है? तो हाँ, ऐसे दो एक्सेप्शंस है जिसको बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे रेयर गुड्स, पहला है एक्सेप्शन रेयर गुड्स। रेयर गुड्स का मतलब ये होता है जो दुर्लभ चीज वस्तु है, जिसका प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो दोस्तों कुछ यूनिक एंशियंट कॉइन, प्राचीन सिक्के हैं, जैसे टीपू सुल्तान की तलवार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसके पास होती है, ये एंटिक चीज़ें जिसके पास होती है, इसकी प्राइस करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए में होती है, लेकिन फिर भी इसकी सप्लाई नहीं बढ़ती है। प्राइस बढ़ती जाती है लेकिन ये रेयर गुड्स की सप्लाई बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि टीपू सुल्तान की तलवार की फैक्ट्री हम लोग डाल दें कि सब टीपू सुल्तान, नहीं, वो तो एक ही है और एक ही रहने वाली है, उसकी सप्लाई बढ़ने वाली नहीं है। तो रेयर गुड्स जो है ना वो एक्सेप्शन है। वैसे इसको एक्सेप्शन में हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का इसमें मतलब ये मतभेद भी है, मतलब अलग अलग उनका ओपिनियन भी है कि भाई इसको एक्सेप्शन में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि जिसका प्रोडक्शन ही नहीं होता है उसकी सप्लाई कैसे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो हम लोग इसको समझेंगे कि रेयर गुड्स एक एक्सेप्शन है, कि इसकी प्राइस बढ़ती जाती है लेकिन फिर भी जो प्राचीन मूर्ति है, जो टीपू सुल्तान की तलवार, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्राचीन सिक्के हैं, एंशियंट कॉइन्स, एंशियंट आइडल्स, इन सब चीज़ों की जो प्राइस है वो करोड़ों में बढ़ती जाती है, लाखों करोड़ों में बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी उसकी सप्लाई बढ़ती नहीं है। तो रेयर गुड्स ये एक उसका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है। और दूसरा है पेरिसेबल गुड्स। देखो दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ती है, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। जो पेरिसेबल गुड्स होती है ना, वो पेरिसेबल गुड्स लंबे समय तक नहीं चलते। जैसे मान लो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, दही है, तो खास करके ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचने वालों के लिए ये अप्लाई होता है। अगर मान लो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इन सब चीज़ों की प्राइस कम हो गई, तो सब्जी वाले ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं इसकी प्राइस कम हो गई तो हम लोग नहीं बेचने के लिए रखेंगे, इसको बाद में बेच देंगे। नहीं, वो बिगड़ जाएगा। कम तो कम प्राइस में वो क्या कर देगा, अपनी सप्लाई तो जारी रखेगा, वो बेच देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये कम प्राइस पे नहीं बेचा तो कल उठकर उसका एक भी रुपया नहीं आएगा। तो पेरिसेबल गुड्स जो लंबे समय तक नहीं चलते हैं, उसकी प्राइस कम होती है फिर भी उसकी सप्लाई कम नहीं होती है। जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होनी चाहिए, लेकिन पेरिसेबल गुड्स में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ये वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं, अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उनका पूरा लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा है जो कुछ भी मिला उसमें उनको बेच देना पड़ता है। तो दो एक्सेप्शंस मैंने समझाए आप लोगों को, एक है रेयर गुड्स और दूसरा है पेरिसेबल गुड्स। तो दोस्तों ये थे लास्ट एक दो टॉपिक इस चैप्टर के। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करना इस चैप्टर को और नोटबुक में भी लिखना जितना भी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।